Recording in progress. अगर आप सब लोग तैयार हैं तो आर लिखिए। राइट, रेडी। थैंक यू वेरी मच। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को गर्दन दर्द या कमर दर्द की शिकायत है, या आपको या आपके फैमिली मेंबर को? अगर आपको है तो आप मी लिख सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर को है तो एफएम लिख सकते हैं। ओके बाब जी, नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको नेक पेन है तो एन लिखिए, बैक पेन है तो बी लिखिए, अगर दोनों भी है तो एन बी लिखिए। ओके, इमाम जी को है, बाप जी को है, नेक और बैक दोनों भी है। इमाम जी को नेक पेन है, प्रमोद जी को बैक पेन है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी जानकारी के। और स्पाइनल हेल्थ यानी हमारे रीढ़ की हड्डी, इसकी सेहत कितनी जरूरी है और क्या क्या वजह हो सकती है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो कोई भी चीज का सॉल्यूशन, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, तो उसका सॉल्यूशन हमें अगर ढूंढना है तो सबसे पहले हमें उसकी वजह जानना जरूरी है। क्योंकि अगर जड़ का इलाज करेंगे तभी बीमारी ठीक होती है, वरना वो केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है। तो हमें रिलीफ नहीं चाहिए, हमें क्योर चाहिए। लेकिन क्योर के लिए सबसे पहले हमें कुछ पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है। क्योंकि अगर होता क्या है, क्यों होता है, ये अगर हमें पता ना हो तो हम उसका इलाज ठीक से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है कि हमें स्पाइनल इश्यूज क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है। सबसे महत्वपूर्ण वजह है इम्प्रॉपर पोस्चर। हमारा बैठने उठने का तरीका अगर गलत हो या सही ना हो तो उसकी वजह से ये तकलीफ हो सकती है। इसमें हम लोग जो वजह देखने वाले हैं वो आप सुनिएगा ध्यान से। आपको इन वजहों में से कौन सी वजह आपके लिए ज्यादा मैच होती है ऐसा लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि ये वजह की वजह से मुझे तकलीफ हो सकती है, तो वो आप ध्यान से गौर करके याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा और फिर वो बताएगा, ताकि आपको भी पता चले कि ये चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है, या ये चीजों के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं या उसका सॉल्यूशन लेते हैं तो ही हम ठीक होंगे। इम्प्रॉपर पोस्चर, अगर हमारा बैठने उठने का तरीका अगर गलत है तो उसकी वजह से हमें कई सारी तकलीफें होती हैं। खास करके नेक के मामले में, नेक और बैक दोनों के लिए ये लागू होता है। कई बार जैसे हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं और टू व्हीलर वगैरह ड्राइव कर रहे हैं, और फोन आया तो फोन पे बात भी कर रहे हैं और ड्राइव भी कर रहे हैं। आजकल हम लोग ईयरफोन का या हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब से पहले इतना है ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं होता था। तो ज्यादातर लोगों को अगर आपने देखा होगा तो वो इस तरीके से फोन पे भी बात कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कोई कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, लेकिन फोन यहाँ पे चालू है और 10 15 20 मिनट बात करते रहते हैं। अब ये कंटिन्यू एक ही पोजीशन में 10 15 20 मिनट अगर आप बात करते हैं तो आपके मसल्स के ऊपर तनाव पैदा होता है। और ये पोजीशन अगर आपकी रेगुलरली मेंटेन रहे तो धीरे धीरे आपका स्पाइनल अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, और जिसकी वजह से फिर बाद में आपको तकलीफ होती है। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी गादी दब रही है, या तो आपका नस दब रहा है, या गादी खिसक गई है। तो ये नॉर्मली रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो डिस्क बल्ज या प्रोलेप्स डिस्क या नर्व कंप्रेशन, ये वर्डिंग्स आपको एक्सरे में या एमआरआई के रिपोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। राइट। अ, कई बार आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ाई करते वक्त में उनका बैठने का या सोने का तरीका गलत होता है। कई बार हम लोग भी आजकल ऑनलाइन काम ज्यादा हो गया है तो पीसी पे या लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं। तो बैठते बैठते हम लोग फिर थक जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा एक साइड पे थोड़ा झुक करके काम करते हैं या बैठते हैं। कई बार हम लोग टीवी देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो सोफे के ऊपर लेटे लेटे हम लोग देख रहे हैं, तो सोफे का हैंडल ऊंचा होता है, तो हमारी गर्दन जो है वो काफी इस तरीके से स्लैंट पोजीशन में होती है, तो गर्दन के ऊपर तनाव ज्यादा आता है। कई बार हम लोग का बैठने का तरीका गलत हो, जैसे हम लोग एकदम रिलैक्स मोड में बैठे हैं, थोड़ा आड़ा टेढ़ा होकर के बैठे हैं, तो स्पाइन जो हमारा सीधा होना चाहिए वो थोड़ा टिल्ट हो जाता है।
कई बार जो लोग वर्किंग लोग हैं, खास करके सेल्समैन वगैरह हैं, जिन लोगों को शॉप में चीजें नीचे काउंटर से निकाल करके वापस रखनी होती है या उठबैठ करना होता है, तो वहां पे अगर जगह कम है तो थोड़ा टेढ़ा होकर के उठबैठ करनी पड़ती है, तो हमारा स्पाइनल पोस्चर जो है वो बिगड़ जाता है। कई बार हमारा सोने का तरीका गलत होता है, कई बार बैठने का तरीका गलत होता है। हम लोग पहले तो सीधे बैठते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे काम करते करते हम लोग बैंड होने लगते हैं। कई बार हम लोग जैसे किचन में भी काम कर रहे हैं या खड़ी देर खड़ा रहना पड़ता है बहुत देर तक, ट्रेन में या बस में ट्रैवलिंग करते वक्त में, या बहुत देर तक खड़ा रहना पड़े, तो हम लोग पहले सीधे खड़े रहते हैं, बाद में फिर एक पैर के ऊपर ज्यादा वजन दे करके खड़े रहते हैं, तो जिसकी वजह से स्पाइनल अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि प्रॉब्लम होता है, उसकी मेन वजह होती है स्पाइनल पोस्चर मेंटेन नहीं होने की वजह से। यानी बैठने उठने का तरीका अगर गलत हो और स्पाइन का पोजीशन अगर गलत हो गया तो वो तकलीफ देने लगता है। डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, वो पेन कम करने के लिए देते हैं या विटामिन या कैल्शियम की गोली देते हैं, लेकिन आपका पोस्चर करेक्शन करने का काम तो आपका होता है। और इसके लिए ये बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर दवाई देते हैं लेकिन केवल दवाई से वो ठीक नहीं होने वाला है, हमें ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना जरूरी है। उसके अलावा कई सारे हमारे जो काम हैं वो ज्यादातर आगे झुकने वाले काम हैं। अगर आप देखेंगे तो दिन भर की आपकी जो एक्टिविटी है, तो वो एक्टिविटी ज्यादातर फॉरवर्ड बेंडिंग की, आगे झुकने की। अगर आपको पढ़ना है तो आगे झुक करके पढ़ो, लिखना है तो नीचे झुक करके लिखो, कोई चीज उठानी है कुछ रखना है तो भी हमें नीचे झुक करके करना पड़ता है। जो फीमेल्स हैं घर में किचन का काम करते तो उनको भी सारा काम किचन का नीचे ही झुक करके करना पड़ता है, फिर वो रोटी बनाना हो या भाजी काटना हो, कपड़े बर्तन धोना हो या साफ सफाई करना हो, तो ये ज्यादातर काम फॉरवर्ड बेंडिंग के होते हैं। तो जिन लोगों को भी आगे झुकने के काम ज्यादा होते हैं, जो रेगुलर काम तो हमारे होते हैं लेकिन उसके अलावा हमारे प्रोफेशन की वजह से, खास करके जो लेबर वर्कर होते हैं या सेल्समैन वगैरह जो होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, तो उन लोगों को आगे झुक करके बहुत ज्यादा काम, जैसे पैकिंग करना है, तो ये सारा काम जो होता है तो आगे झुक करके करना पड़ता है। तो जो लोग फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं उन लोगों को ये तकलीफ ज्यादा होती है, वेट लिफ्टिंग वालों को ज्यादा होती है, जो लोग वजन उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि वेट लिफ्टिंग ये जरूरी नहीं कि आप 50-100 किलो का वजन उठाएं। आप 2-5 किलो का वजन लेकिन उठाने का तरीका गलत हो तो उसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये कॉमन जो कॉजेस हैं जिसमें इम्प्रॉपर पोस्चर, फॉरवर्ड बेंडिंग, वेट लिफ्टिंग, कई बार ट्रॉमा की वजह से यानी मार लगने की वजह से भी हमें तकलीफ होती है। कभी हमें चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें तकलीफ होती है। अ, जैसे घर में साफ सफाई कर रहे हैं और आजकल मार्बल फ्लोरिंग होता है, पानी डाला हुआ दिखाई नहीं देता है, पैर स्लिप हो गया, चोट लग गई, तभी तो पता नहीं चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद में हमें दर्द का एहसास होता है। तो कभी टू व्हीलर फोर व्हीलर का एक एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई मार लग जाता है, जैसे ट्रेन में बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसमें कहीं पे चोट लग जाती है, कुछ धक्का लगता है, किसी का बैग या हैंडल वगैरह लग जाता है, तो ऐसा कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी, कई बार सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त में पैर फिसल गया और गिर गए, कई बार घर में फिसल गए, बाथरूम में स्लिप हो गए, तो ये इंजरी की वजह से भी दर्द हो सकता है। और ये जरूरी नहीं कि आज आपको इंजरी हुआ और कल से दर्द शुरू हो गया। कई बार हमें बचपन में लगी हुई चोट का दर्द हमें 10-20 सालों के बाद में एहसास होता है, क्योंकि जब भी हमें चोट लगती है तभी वो टाइम पे जो हमारी ब्लड वेसल्स, जो बारीक बाल की जितनी माइक्रो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें से कुछ ब्लड वेसल्स अगर कंप्रेस हो जाती है, तो हमारा जो न्यूट्रिशन है, हम लोग जो खाना खाते हैं या न्यूट्रिशन मिलता है वो भी ब्लड वेसल के जरिए जाता है। हम लोग का न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें ब्लड वेसल के थ्रू ट्रैवल होती है। तो वो दो नस दब जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाकी का हिस्सा आपका मजबूत है लेकिन वो नस के आजू बाजू का हिस्सा कमजोर रह जाता है, और फिर वो हिस्से में दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये 10-20 सालों के बाद में महसूस होता है। और तब तक हम लोग भूल चुके होते हैं कि हमें बचपन में ऐसी कोई चोट लगी थी या 10 साल पहले हम गिर गए थे, तो वो हमें ध्यान में नहीं आता है। तो हमें लगता है केवल दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हमारा ध्यान केवल दर्द के ऊपर है, लेकिन उसकी वजह क्या हुई है वो हम भूल जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण वजह है ट्रॉमेटिक इंजरी। उसके अलावा ये प्रोफेशनल हैजार्ड भी हो सकता है, कई सारे लोगों का काम करने का जो तरीका है उसकी वजह से होने वाली तकलीफ है। जैसे टेलर होते हैं, टीचर्स होते हैं,
इन लोगों को आगे झुक करके काम करना पड़ता है, जो डिजाइनिंग वर्क करते हैं, फिर वो फैशन डिजाइनिंग हो, ज्वेलरी डिजाइनिंग हो, या मेहंदी आर्टिस्ट हो, आर्किटेक्ट हो, सिविल इंजीनियर हो, जिन लोगों को ड्राइंग करना पड़ता है, इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, तो उन लोगों को सारी चीजें आगे झुक करके करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ होने लगती है। कई बार जो लोग सिलाई काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, तो इस तरीके का वर्क जो है, उन लोगों को ये तकलीफ होती है। सेल्समैन है, जिन लोगों को वजन उठा करके घूमना पड़ता है, या शॉपकीपर वगैरह जिनको दुकान में बार बार उठ बैठ करना पड़ता है, उन लोगों को ये शिकायत हो सकती है। इवन जो प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या ऐसे जो भी प्रोफेशनल्स कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं, जिनको घंटों तक बैठना पड़ता है, तो सेडेंट्री लाइफ पैटर्न की वजह से भी कमर के ऊपर दबाव आता है और तकलीफ होती है, और जिसकी वजह से ये तकलीफ शुरू हो जाती है। तो कई सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिसकी वजह से ये तकलीफ कॉमन है। और खास करके आजकल आईटी प्रोफेशनल्स, सारा काम हमें कंप्यूटर पे करना पड़ता है, और जिसकी वजह से घंटों तक बैठना पड़ता है, पंखा चालू होता है, एसी चालू रहता है, जिसकी वजह से गर्दन अकड़ जाती है। और उसमें लुब्रिकेशन कम हो जाता है, जब ये ऑयलिंग कम हो जाता है, तो फिर बाद में खट खट आवाज आने लगती है। फिर जैसे हम लोग गर्दन मोड़ते हैं तो खट खट आवाज आती है, या खट आवाज आने के बाद में हमें अच्छा लगता है, जैसे घुटने में से आवाज आती है। तो ये क्रैकिंग साउंड्स जो होते हैं वो ड्राइनेस की वजह से होते हैं, लुब्रिकेशन की कमी की वजह से होते हैं, या मसल स्टिफनेस की वजह से हो सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस ये सबसे महत्वपूर्ण वजह है। मानसिक तनाव, कई सारे लोगों को मानसिक तनाव की वजह से ये तकलीफ होती है। और मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो उन लोगों को नॉर्मली अप्रैल महीने में या अक्टूबर महीने में उनका विजिट होता है, मार्च एंडिंग होने के बाद में, क्योंकि मार्च एंडिंग का जो वर्कलोड होता है, इतना ज्यादा तनाव होता है, घंटों तक काम करना है, और कई सारी चीजें निपटानी होती है मार्च तक। तो वो उसमें इतना बिजी होते हैं, और वो जो स्ट्रेस लेवल होता है उसकी वजह से बाद में उनको जो बॉडी पेन होता है, खास करके नेक पेन और बैक पेन, और उसके लिए वो लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। तो जैसे वो आते हैं तो समझ में आ जाता है, ओके मार्च एंडिंग हो गया। यानी ये वर्क का प्रेशर जो होता है और स्ट्रेस होता है, और ऐसा देखा गया है, जितनी भी शारीरिक व्याधियां हैं, उसमें से 70% से ज्यादा शारीरिक व्याधियां मानसिक तनाव की वजह से होती है। वो हमें रिफ्लेक्ट होती है फिजिकल टर्म्स में, हमें कमर दुखता है, सर दर्द होता है, एसिडिटी होती है, डायबिटीज होता है, तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन ध्यान में आता है कि उसकी वजह जो है वो मानसिक है। और आपको ये जान करके शायद आपको पता नहीं होगा, जेंट्स को जो लोअर बैक पेन होता है, कमर का दर्द होता है, वो सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से होता है। उनकी जो भावनाएं होती हैं वो दबाने की वजह से उनको कमर दर्द होता है, क्योंकि नॉर्मली अपने यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, या तो मर्द रोते नहीं हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो सारे लोअर बैक में छुपाते हैं, वो अपने इमोशंस को लोअर बैक में छुपाते हैं। इसके लिए जेंट्स को ज्यादातर लोअर बैक पेन इश्यूज होते हैं। एक्सरे नॉर्मल होता है, एमआरआई नॉर्मल है, लेकिन कमर दर्द है, क्योंकि वो इमोशंस की वजह से। इमोशंस कोई भी रिपोर्ट में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट करते हैं, उसका असर काफी बड़े मात्रा में होता है। और वो शारीरिक व्याधि के रूप में दिखाई देते हैं, तो हम शारीरिक व्याधि का इलाज करते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह मानसिक हो सकती है। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, कई बार कई सारे लोगों को, जिनको विटामिन कैल्शियम वगैरह बराबर से लेते नहीं है जो लोग, तो उन लोगों को भी विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी की वजह से ये शिकायत होती है। कई बार खास करके फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी के बाद में अगर ठीक तरीके से आयरन, कैल्शियम, विटामिन वगैरह अगर लिया ना गया हो, तो उन लोगों को फिर बाद में ये तकलीफ 40 साल के बाद में, खास करके मेनोपॉज के बाद में ये तकलीफ दिखाई देने लगती है। यानी 40-45 साल तक जब तक हमारा एनर्जी लेवल अच्छा है, तब तक तो हमें पता नहीं चलता है कुछ। लेकिन जैसे ही हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है, या खास करके जब भी फीमेल्स में मेनोपोज आता है, पीरियड्स वगैरह बंद हो जाते हैं, उसके बाद में कैल्शियम डेफिशिएंसी वगैरह क्रिएट होती है, और उसके बाद में फिर उन लोगों को तकलीफ शुरू होती है। कई बार डिलीवरी के बाद में जो प्रॉपरली रेस्ट मिलना चाहिए, ऑयल मसाज होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर नहीं होती है,
तो उसका असर भी बाद में दिखाई देता है। कई सारे लोगों को पर्टिकुलरली कुछ हरी भाजी वगैरह इस तरीके का खाना अच्छा नहीं लगता है, वो लोग केवल पोटैटो ही खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम खाते हैं, फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते हैं, स्प्राउट्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये सारे जो पौष्टिक पदार्थ हमारे शरीर को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, तो उससे भी हमें तकलीफ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में ज्यादातर जो देखा गया है वो है फिजिकल एक्टिविटीज की कमी। आजकल हम लोग जैसे ऑनलाइन काम सारे बढ़ गए हैं, तो टेबल चेयर पर बैठने का काम है, सारा काम कंप्यूटर के सामने है, 6-8 घंटे बैठे हैं, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, एक्टिविटीज कम है, चलना फिरना कम है, मसल स्टिफ हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें ये तकलीफ शुरू होती है। अभी तक हम लोगों ने जो भी रीजन देखे, आप लोगों को अगर आपको इसमें से कोई भी रीजन अपनी तकलीफ के साथ में कनेक्टेड लगता है तो आप वो रीजन मेंशन कर सकते हैं। जैसे पोस्चर है, या न्यूट्रिशन है, या फिर आपका प्रोफेशन है। तो इस तरीके से आपको उसमें से कुछ अगर कनेक्ट कर पाते हैं आप, तो आप उसको डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपको वो ध्यान में रहे कि ये चीज़ है जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, और वो चीज़ का सॉल्यूशन जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मुझे ठीक नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कई सारे लोगों को नेक पेन है, बैक पेन है। अभी आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग 50-100 किलो का वजन उठाते हैं रेगुलर अपने कामकाज में? अपना जो रूटीन लाइफ है जिसमें आपको 50-100 किलो का वजन उठाने की जरूरत पड़ती है किसी को भी? या आपका सीडेंट्री लाइफ पैटर्न है, या आपको मतलब ऑफिस वर्क है, प्रोफेशनल है, सेल्समैन है, इस तरीके का जॉब है? ज्यादातर कंप्यूटर ऑपरेटिंग या इस तरीके का काम है, क्लरिकल वर्क होता है, या लिखने का, या मोबाइल या कंप्यूटर ऑपरेटिंग, राइट? बैंक एम्प्लॉय है, राइट? यानी आपको ज्यादातर कैश से रिलेटेड या लिखने से संबंधित या कंप्यूटर ऑपरेटिंग काम करना है, करेक्ट? अब आप बताइए, जो लेबर वर्कर है, जो एवरीडे 50-100 किलो का गोनी उठाते हैं, या भाजी की टोकरी उठाते हैं, या पत्थर का घमेला उठाते हैं, उनका काम ज्यादा हैवी है, या कंप्यूटर ऑपरेट करना या किचन में खाना बनाना, ये काम ज्यादा हैवी है? जैसे ओके, मधु जी बोल रहे हाउस वाइफ है, करेक्ट? तो आप बताइए कि हाउस वाइफ का जो काम है, या बैंक एम्प्लॉय, या फॉर दैट मैटर प्रोफेशनल, या जो भी आपका एक्टिविटी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, ये आपका काम, जरूरी नहीं आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग भी है, तो आपकी जो एक्टिविटी है वो काम ज्यादा ट्रबलसम है, या लेबर वर्कर का काम ज्यादा सब ट्रबलसम है? यानी कमर का दर्द लेबर वर्कर को होना चाहिए या हमें होना चाहिए, राइट? आपको लोअर बैक पेन है मधु जी, करेक्ट? तो आप घर का काम करते हैं। अभी जो भाजी का टोकरी उठाते हैं, पत्थर का गमेला उठाते हैं, या 50-100 किलो का गोनी उठाते हैं, तो जो लेबर वर्कर है, तो वो लेबर वर्कर का काम ज्यादा टफ है, या किचन काम ज्यादा टफ है, ऑफिस का काम ज्यादा टफ है? आप बताएं, अगर लेबर वर्कर का काम टफ लगता है तो आप एल लिखिए, और अगर आपका खुद का काम लगता है तो आप मी लिखिए अपने काम के लिए। क्या लगता है आपको, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द किसको ज्यादा होना चाहिए? लेबर वर्कर को होना चाहिए या हमें होना चाहिए? जो हम ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, पेपर करेक्शन कर रहे हैं, टेलरिंग वर्क कर रहे हैं, टीचिंग वर्क कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, इन लोगों को ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए, या भाजी की टोकरी उठाने वाले को, या पत्थर के गमेले उठाने वाले को कमर का दर्द, गर्दन का दर्द होना चाहिए, राइट? लेबर वर्कर को होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि वो इतना भारी काम करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो लोग हेल्दी है। लेबर वर्कर को कमर का दर्द नहीं है, लेबर वर्कर को गर्दन का दर्द नहीं है, गर्दन का दर्द किसको है, कमर का दर्द किसको है? प्रोफेशनल्स लोगों को ज्यादा है, आईटी प्रोफेशनल्स को ज्यादा है, टीचिंग टेलरिंग वर्क करने वाले को ज्यादा है, हाउस वाइफ को ज्यादा है। यानी जो काम हमारा आइडियली उतना हैवी नहीं है, लेकिन हमें तकलीफ है, तो हमें ये सोचना है कि हमें ये तकलीफ क्यों होती है। आइडियली ये लेबर वर्कर को होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं होता है, क्योंकि वो लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके मसल स्ट्रांग है, उनके जॉइंट स्ट्रांग है, और इसकी वजह से उनको तकलीफ नहीं है।
हम लोग घर पे काम कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर पे ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, घर का किचन का काम कर रहे हैं, या लिखने का काम कर रहे हैं, और हमें ये तकलीफ है। उसका मतलब यह है हमारे जॉइंट कमजोर हैं, हमारे मसल्स कमजोर हैं। तो उसका सॉल्यूशन केवल दर्द को दबा देना रहेगा, या आपके जॉइंट्स या मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने का होगा? क्या लगता है आपको? सॉल्यूशन क्या होना? पेन को सप्रेस करना उसका सॉल्यूशन है, या पेन की वजह को ठीक करना, यानी रूट कोज को ट्रीट करना? अभी इसमें से जिन लोगों को भी नेक पेन और बैक पेन है, आप उसका ड्यूरेशन लिखिए, आपको कभी से है। 1 महीने से, 1 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 6 महीने से, जो भी है, आपको जो भी तकलीफ है, आपको वो तकलीफ आपको कितने महीने से है या साल से है, वो आप चैट बॉक्स में एक बार मेंशन कीजिए। एक जानकारी के लिए है, एक जनरल है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात क्यों कर रहा हूँ कि आप ये दिशा में सोचे कि हमारी जो तकलीफ है उसको अगर ठीक करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ये आपको समझ में आए, इसके लिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। राइट, आपको 2 महीने से, मधु जी। ओके, बाबू जी, आपको 5+ ईयर है या मंथ्स है? इमाम जी को 15 मंथ से है। ईयर्स, ओके, 5+ ईयर्स। करेक्ट। अभी किसी को 2 महीने से, किसी को 5 महीने, 5 साल से भी है। राइट। अभी जब भी आपको तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। हो सकता है आपको माइनर पेन हो, तो आप पेन किलर से घर पे ही अपना इलाज कर लेते हैं, पेन किलर खा करके, थोड़ा सिकाई वगैरह करके, थोड़ा ऑयल मसाज करके। राइट। लेकिन अगर आपको 5 साल से तकलीफ है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग शुरू कैसे करते हैं? कोई भी हमें तकलीफ होती है, दर्द की शुरुआत हुई, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहले पेन किलर खाते हैं हम। 1 2 दिन 3 दिन पेन किलर खाते हैं, केमिस्ट के पास में जाकर के दवाई बोलते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द के लिए कोई दवाई होगा तो दे दे। वो 5 10 टेबलेट दे देता है, हम लोग उतने दिन लेते हैं। कम नहीं हुआ तो हम फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं। फैमिली डॉक्टर भी अपनी दवाइयाँ देते हैं। 5 10 दिन वहां पे चले जाते हैं, फर्क नहीं पड़ा तो दवाई बदल के देते हैं। 15 दिन, महीना ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद में भी दर्द कम नहीं हुआ तो फिर वो बोलते हैं एक्सरे निकालो। हम एक्सरे निकलते हैं, एक्सरे में बताते हैं कि आपको ऑस्टियोफाइट हो गया है, गैप हो गया है, या आपको L4 L5 में कंप्रेशन हो गया है, या C4 C5 में आपका डिस्क प्रोलेप्स है या डिस्क कंप्रेशन है, नर्व दर्द रहा है, डिजेनरेटिव चेंजेस दिखा रहे हैं। राइट। फिर बोलते हैं आपको ऑर्थोपेडिक को दिखाना पड़ेगा। हम ऑर्थोपेडिक को दिखाते हैं, ऑर्थोपेडिक बोलते हैं कि आपको MRI निकालने की जरूरत है, आपकी कितनी नस दबती है वो चेक करते हैं। तो आप MRI निकालते हैं, MRI में आता है कि L4 L5 के बीच में डिस्क प्रोलेप्स हो गया है, या डिस्क बल्ज हो गया है, या नर्व कंप्रेशन है। यही होता है। फिर आपको क्या करते हैं? पेन किलर, विटामिन, कैल्शियम। उसके बाद में फायदा नहीं हुआ तो फिर बाद में फिजियोथेरेपी। उससे फायदा नहीं हुआ तो कॉलर बेल्ट गर्दन के लिए, लंबर बेल्ट कमर के लिए। ज्यादा तकलीफ है तो कमर में ट्रैक्शन देते हैं, गर्दन का ट्रैक्शन देते हैं। उससे फायदा नहीं हुआ तो कमर में इंजेक्शन, स्टेरॉइड का या नर्व ब्लॉक का। उससे भी फायदा नहीं हुआ तो फिर कमर की शिकायत है तो सर्जरी रिकमेंड की जाती है। गर्दन के लिए जनरली सर्जरी रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि वो रिस्की एरिया है ज्यादा। लेकिन कमर में ज्यादा तकलीफ है तो फिर बाद में आपको सर्जरी रिकमेंड कर दे। यही सिस्टम होता है ना नॉर्मली। लेकिन सर्जरी करने वाले भी कई सारे लोग बाद में आते हैं तकलीफ लेकर के कि हमारा दर्द कम नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे? अभी आप एक बात मुझे बताइए। हमने पहले दिन से एलोपैथी दवाइयाँ ली। हमने पहले मेडिकल स्टोर से एलोपैथी दवाई ली, फैमिली डॉक्टर ने एलोपैथी दवाई दी, ऑर्थोपेडिक ने हमें एलोपैथी दी। हमने सेकंड ओपिनियन लिया, उन्होंने भी हायर दवाइयाँ हमें एलोपैथी की दी। तो अगर हम पहले दिन से अगर यही दवाई ले रहे हैं, तो फिर हमें ऑपरेशन की नौबत क्यों आए? या 5 5 साल, 10 10 साल तक हमारी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहां पे बीमारी की जड़ का इलाज नहीं किया जाता है, केवल बीमारी के लक्षणों का इलाज किया जाता है। यानी आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दी जाती है। आपको दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई दी, आपको अगर वर्टिगो हो रहा है तो वर्टिगो की दवाई दी, आपको अगर एसिडिटी हो रहा है तो एसिडिटी की दवाई दी, अगर आपको पैरों में, हाथ में झुंझुनाहट होती है तो विटामिन की दवाई दी, हड्डियां कमजोर है तो कैल्शियम की दवाई दी। यानी आपके सिम्टम्स को इलाज किया, सिम्टम की जड़ को नहीं, यानी बीमारी की जड़ को नहीं। अगर आप देखिए, बाथरूम में नल चालू रह गया, रूम में पानी भर गया है,
तो सबसे पहला रिएक्शन, अगर रूम को सूखा रखना है तो हमारा क्या होगा, रूम से पानी बाहर निकालना है, बराबर है। लेकिन अगर बाथरूम का नल चालू है तो रूम कितनी देर सूखा रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा। वापस से फिर वो पानी बाथरूम से आएगा रूम में, तो रूम में पानी वापस भर जाएगा। तो अगर आपको रूम को सूखा रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाथरूम का नल बंद करना पड़ेगा पहले, फिर रूम का पानी निकालो तो रूम सूखा रहेगा। सहमत है आप मेरी बात से? तो उसी तरीके से अगर हमें बीमारी को ठीक करना है तो हमें बीमारी की जड़ तक जाना होगा और जड़ को इलाज करना होगा। लेकिन हमारे पास में वक्त नहीं है, हमारी फास्ट लाइफ है, हमें ऑफिस जाना होता है, हमें घर का काम करना होता है, हमारे पास में बेड रेस्ट लेने के लिए टाइम नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, तुरंत से गोली खा लेते हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पेन किलर या दवाई खाने की वजह से हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? दवाइयों की साइड इफेक्ट्स तो अलग चीज है, उससे एसिडिटी होती है, उससे वजन बढ़ता है, उससे किडनी फेल होती है, लीवर खराब होता है, वो तो है ही है। लेकिन आपकी तकलीफ पेन किलर की वजह से बढ़ती है। जानना चाहेंगे आप कैसे बढ़ती है, उसका साइंस क्या है, दवाई क्या काम करती है, और हमारा नेचुरल हीलिंग साइंस क्या काम करता है? अगर आप मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो यस लिखिए, तो मैं एक 5 मिनट में आपको उसका, बॉडी का हमारा जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है वो आपको आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप चैट बॉक्स में यस लिखिए, मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। राइट। थैंक यू बाबू जी। हम में से सभी लोगों ने दर्द का एहसास कभी ना कभी किया है, बराबर है। बचपन से लेकर के आज तक हम लोग कई बार गिरे हैं, चोट खाई है, कई बार हमें ठोकर लगती है। राइट। या इमाम जी, थैंक यू। अभी आप बताइए, आपने भी ये अनुभव कभी किया होगा। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो आप चीज याद करने की कोशिश कीजिए अपने पुराने अनुभव को। कभी हम लोग चले, घर में जा रहे, अचानक से फोन आया या बेल बजी, हम फटाक से उठने को गए और पलंग का कोना लग गया। या जल्दी जल्दी में हमने समझो कि कबर्ड का कॉर्नर लग गया या दीवार का कॉर्नर लग गया। या रास्ते में जा रहे हैं, चलते चलते ठोकर लगी, गिर गए और घुटने को चोट आ गई। आज हमें ये मार लगा है, लेकिन कल हम लोग भूल गए, दूसरे दिन हम लोग भूल जाते हैं। हुआ है ऐसा कभी? अनुभव किया है आपने कभी? ऐसा कितनी बार हम लोग गिरे हैं, कितनी बार ठोकर खाई है, चोट लगी है, लेकिन हम लोग 1 2 दिन के बाद में वो भूल चुके हैं कि हमें ऐसा मार लगा था। राइट। कैसे हुआ ये? आप देखिए, जैसे ही आपके घुटने को चोट लगती है, 1 मिनट के लिए आपको चक्कर आ जाता है, आपको ऐसा लगता है आज तो हड्डी टूट गई। करेक्ट। अभी अगर हमें पहले 1 मिनट में हमें लगता है कि चोट लगी, अभी हड्डी टूट गई हमारी, अभी क्या होगा? लेकिन जैसे ही ये सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन क्या करता है, तुरंत से अपनी रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर देता है। घुटने को चोट लगी है, जल्दी पहुंचो, आपका काम है वहां पे। तो वो रेस्क्यू टीम अपना काम शुरू कर देती है, वो अपना वहां पे पहुंचने की शुरुआत करते हैं। अभी मीन टाइम ब्रेन एनालिसिस करता है कि ये कैसे हुआ, कितना हुआ, चलो देखते हैं। तो ब्रेन तुरंत से पहले आंखों को ऑर्डर देता है, जरा देखो कितना चोट लगा है। तो फिर हम आंखों से देखते हैं उसको। तो जैसे हम देखते हैं वहां पे, अब आंखें जो है वो ब्रेन को रिपोर्ट करती है कि चोट लगी है, लेकिन खून दिखाई नहीं दे रहा है, सूजन दिखाई दे रही है। ब्रेन बोलता है ठीक है, अभी वो हाथ को बोलता है कि जरा टटोल के देखो आपको कितना चोट लगा है। फिर हम वो घुटने को टटोल के देखते हैं, दुखता है। तो फिर हाथ पूरा उसका एनालिसिस करके ब्रेन को बताता है कि खून नहीं निकला है, लेकिन यहाँ पे सूजन महसूस हो रही है, दर्द काफी ज्यादा है। ब्रेन बोलता है ठीक है। पैर को बोलता है अभी थोड़ा पैर हिलाने की कोशिश करो। फिर हम पैर थोड़ा हिलाते हैं, पहले दुखता है, फिर थोड़ा 1 2 मूवमेंट करने के बाद में थोड़ा कम होता है, फिर 4 5 बार हिलाते हैं। हाँ, हिला सकते हैं। पैर जो है वो ब्रेन को रिपोर्ट करता है कि यस हम पैर हिला सकते हैं, यानी मेजर इंजरी लगता नहीं है। ब्रेन बोलता है ओके, अभी पैर को बोलता है अभी तुम सपोर्ट लेकर के खड़ा होने की कोशिश करो। फिर हम थोड़ा सपोर्ट लेकर के खड़े होते, नहीं उठा जाता है, दर्द होता है। फिर 2 3 बार ट्राई करते हैं, चौथी बार में हम लोग खड़े हो सकते हैं और पकड़ के खड़े रहते हैं। पैर ब्रेन को सिग्नल देता है कि मैं खड़ा हो गया हूँ, पकड़ के खड़ा हूँ। ब्रेन बोलता है ठीक है, अभी पकड़ पकड़ के चलने की कोशिश करो। फिर हम थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के थोड़ा चलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा दुखता है इनिशियली, 3 4 कदम चलने के बाद में धीरे धीरे दर्द कम होता है, 2 3 राउंड मारने के बाद दर्द कम हो जाता है। फिर ब्रेन बोलता है पैर को कि अभी थोड़ा घर में चक्कर मारो, देखो कैसा लगता है। फिर हम पैर हिलाते हैं, उठ बैठ करते हैं, थोड़ा चलते फिरते हैं।
शाम तक हम लोग भूल जाते हैं कि सुबह में ऐसी चोट लगी थी। ये अनुभव किया है आपने कभी भी? याद आ रहा है आपको ऐसा? कोरिलेट कर सकते हैं आपको, कभी ना कभी ऐसा आपने अनुभव किया होगा। कितना फास्ट मूवमेंट होता है ये। जैसे ही हमें चोट लगती है, ब्रेन जो रेस्क्यू टीम को भेजता है, वो रेस्क्यू टीम में इंडोर्फिन नाम का केमिकल होता है। इंडोर्फिन हमारा नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है, जो हमें दर्द कम करने में सहायक होता है। ये बॉडी में कुदरती रूप से मौजूद होता है, लेकिन ये कभी काम करेगा जब भी ब्रेन को सिग्नल मिलेगा और ब्रेन एक्टिवेट करेगा उसको, तभी होगा। ब्रेन को पता ही ना चले तब तक वो रेस्क्यू टीम को नहीं भेज सकता। अभी आप अपनी तकलीफ को उसके साथ कंपेयर कीजिए। जैसे ही आपको गर्दन का दर्द हुआ, कमर का दर्द हुआ, आपने कॉम्बीफ्लेम खा लिया, कोई भी पेन किलर खा लिया, आधे घंटे के अंदर आपका कमर का दर्द कम हो गया। आप भूल गए आपको कमर का दर्द हो रहा है। अब अपने रूटीन काम पे लग गए। अभी कमर दर्द को रिलीफ के लिए बेड रेस्ट चाहिए होता है। बेड रेस्ट उसके लिए बेस्ट इलाज है। लेकिन आपने पेन किलर खाया, अभी आपके कमर दर्द नहीं हो रही है, तो आप तो अपने ऑफिस पे चले गए, अपने एक्टिविटी कर रहे हैं, आप टू व्हीलर चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं। आप भूल गए कि आपको दर्द था, क्योंकि वो गोली का प्रभाव में आपके दिमाग को पता नहीं चला। अभी ब्रेन को आपके पेन का सिग्नल नहीं मिला, क्योंकि कॉम्बीफ्लेम ने वो सिग्नल ब्लॉक कर दिया। तो ब्रेन ने इंडोर्फिन रिलीज करना छोड़ दिया। ब्रेन को पता ही नहीं है कि आपको दर्द हो रहा है, तो ब्रेन इंडोर्फिन क्यों रिलीज करेगा? अभी आप अपने रूटीन काम पे लग गए। 8-12 घंटे के बाद में जब भी वो दवाई का असर कम हो गया, आपको लगा मेरा दर्द बहुत बढ़ गया, आपको वापस से वो गोली याद आ जाती है, आप वापस गोली खा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा नेचुरल इंडोर्फिन का लेवल कम होने लगता है, और धीरे 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 हम लोग दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट होने लगते हैं। आपने कितने लोगों ने ये अनुभव किया कि पहले एक गोली का प्रभाव मुझे 8-15 दिन तक होता था, फिर एक पेन किलर का असर मुझे 4 दिन रहने लगा, फिर एक पेन किलर का असर मुझे एक ही दिन होता है, और अभी दिन में कई बार 2 या 3 बार पेन किलर खाना पड़ता है। आपने देखा है कई सारे लोगों को ऐसा है कि वो पहले दवाई कम खाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे दवाई का डोज बढ़ते गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम को हमने सप्रेस कर दिया बाहर के दवाई के सपोर्ट की वजह से। और यही चीज होती है डायबिटीज में। क्या होता है? जैसे पेनक्रियास का काम है इंसुलिन निर्माण करना, हमने बाहर से गोली खा ली, तो अभी पेनक्रियास ने इंसुलिन निर्माण करना कम कर दिया, तो हमें डायबिटीज की दवाई का डोज बढ़ते गए। तो इसी तरीके से हमारा दवाई का जरूरत बढ़ते जाता है। दवाइयों का रेजिस्टेंस डेवलप होता है, क्योंकि आप रोज रोज दवाई लेते हैं तो शरीर बाद में उसको असर नहीं देता है। जैसे अगर आप रोज कछुआ छाप लगा रहे हैं, तो बाद में मच्छर उसको दाद नहीं देते हैं। फिर वो कितनी भी अगरबत्ती लगाओ, मच्छर उसके आसपास घूमते रहते हैं। होता है ना वैसा? तो वैसे ही गोली का है। आप रेगुलर दवाई लेंगे तो बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, और बाद में वो दवाई का असर कम हो जाएगा। फिर आपको या तो उससे हायर डोज लेना पड़ेगा, या कॉम्बिनेशंस लेना पड़ेगा, या दवाइयों का डोसेज बढ़ाना पड़ेगा। सहमत है आप मेरी बात से? अगर एग्री है तो ए लिखिए। अगर आपको बल बॉन्ड हुआ हो तो बीओ लिखिए। करेक्ट। इसी तरीके से हमें दवाइयों की जरूरत बढ़ती जाती है। तो मैं जो बता रहा था कि आपकी तकलीफ दवाइयों से क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जैसे आप पेन किलर खाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपको कमर का दर्द है। आप वजन भी उठाते हैं, आप ट्रैवलिंग भी करते हैं, आप जंप भी करते हैं, आप डांस भी करते हैं, आपकी तकलीफ अंदर ही अंदर बढ़ जाती है। जो पहले ऑर्डिनरी पेन था, बाद में वो डिस्क प्रोलेप्स हो जाता है, या तो डिस्क हर्निएशन हो जाता है। और फिर इतनी तकलीफ होती है कि पेन किलर से भी आपको के पेन कम नहीं होता है, और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। यही चीज होती है नी जॉइंट के मामले में, या कोई भी पेन के मामले में। घुटने में भी यही दर्द होता है। नी जॉइंट आर्थराइटिस बोला, डॉक्टर ने बोला हड्डी घिस गई है, गादी खिसक गई है, गादी घिस गई है। हम पेन किलर खाते हैं, हम भूल जाते हैं कि घुटने में दर्द हो रहा है। फिर बाद में हम हमारे रूटीन काम में लग जाते हैं, हम सीढ़ी चढ़ते हैं, हम मांडी डाल के बेलते हैं, हम लोग जंप करते हैं, हम लोग डांस करते हैं। घुटने का डी जनरेशन बढ़ते जाता है, और बाद में फिर वो पेन किलर से भी कम नहीं होता है। फिर बाद में डॉक्टर बोलता है अभी आपका हड्डी इतना घिस गया है कि आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में पेन किलर हम जिसको अपना सहारा समझते हैं, वो हमारी तकलीफ बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। करेक्ट। क्लियर हुआ आपका ये? मैं जो बता रहा हूँ वो आपको लॉजिकल लगता है, साइंटिफिक लगता है आपको ये? क्योंकि आप मुझे बताया ना कि पहले दिन हमने एलोपैथी दवाई ली,
उसके बाद में फैमिली डॉक्टर ने भी यही दिया, हमारे ऑर्थोपेडिक ने भी यही दिया, सारे स्पेशलिस्ट ने वही दवाई दी। तो फिर नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों? तो फिर लंबर स्पाइन के सर्जरी करने की जरूरत क्यों पड़े? जब पहले दिन से हम वो दवाई ले रहे, तो अगर वो दवाई से ठीक होना होता तो 5 साल क्यों लगते थे, 15 साल क्यों लगते थे बीमारी को ठीक होने के लिए? वो तो 15 दिन, महीने भर में ठीक हो जाना चाहिए, जिसको हम फास्ट थेरेपी समझते हैं। करेक्ट। तो कहने का मतलब यही है कि बीमारी को जड़ तक इलाज नहीं करने की वजह से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो अगर आपको बीमारी को ठीक करना है तो जड़ से इलाज करना जरूरी है। राइट। अभी नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसे आप देखेंगे तो कमर दर्द, गर्दन के दर्द के लिए आपको रेगुलर मेडिसिन क्या होती है? विटामिन की होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है। अगर पेन किलर चल रहा है तो उसके साथ में एसिडिटी की दवाई दी जाती है ताकि एसिडिटी ना हो। लेकिन आप बताइए, हम लोग तो घर में फ्रूट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, हरी भाजी खा रहे हैं, स्प्राउट्स खा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा विटामिन कम है, कैल्शियम कम है, हड्डियां कमजोर हैं, मसल्स कमजोर हैं। और वो लेबर वर्कर, वो चटनी भाकरी खाता है, वो जुनका भाकर खाता है, वो मिर्ची के साथ में रोटी खाता है, उसकी हड्डियां मजबूत है, उसके दांत मजबूत है, उसके बाल अच्छे हैं, उसको डायबिटीज नहीं है, उसको बीपी नहीं है, उसको कमर का दर्द नहीं है, उसको घुटने का दर्द नहीं है। तो अगर विटामिन और कैल्शियम से अगर हमारी कमी है तो उसको ज्यादा कमी होनी चाहिए ना। वो तो उसको हरी भाजी नहीं परवड़ती। राइट। उसको फ्रूट्स नहीं परवड़ते, उसको ड्राई फ्रूट्स नहीं परवड़ते, उसको स्प्राउट्स नहीं परवड़ता। एब्सोल्युटली राइट बाबूजी। दे आर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, एंड नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, दे आर एक्सपोज टू सनलाइट। अभी आप बताइए, जिन लोगों को भी गर्दन दर्द और कमर दर्द है, आप में से कितने लोग, जिन लोगों को तकलीफ है, वो लोग सनलाइट में कितनी देर जाते हैं? पूरे दिन भर में आप सनलाइट का एक्सपोजर आपका कितना है? आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जो है वो या तो एसी में बैठते हैं, गाड़ी एसी है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाना है तो व्हीकल का इस्तेमाल होता है, चलना फिरना बिल्कुल कम है, सनलाइट एक्सपोजर एकदम कम है। फिर विटामिन डी कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, जॉइंट पेन शुरू हो गया। लेबर वर्कर 8 8 घंटा धूप में काम करता है, पसीना निकलता है तो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, धूप मिलती है तो विटामिन डी मिल रहा है उसको, उसका खाना ठीक से हजम हो जाता है क्योंकि उसने एक्टिविटीज ज्यादा कर रहा है, वो एक्टिविटीज कर रहा है तो उसको मानसिक तनाव भी कम है, उसको नींद अच्छी आ जाती है। हम लोगों को तो नींद के लिए भी गोली खानी पड़ती है, कई सारे लोगों को। तो बीमारी की जो असली वजह है वो हमारी लाइफ पैटर्न है। वो जब तक हम लोग करेक्ट नहीं करेंगे हमारी कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। वरना आप सोचिए, आज से 20 25 साल पहले एम्स या फोर्टिस जितनी बड़ी अस्पतालें कितनी हुआ करती थी। अगर हम 90s की बात करें तो 90s में ये अस्पतालें इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। इतने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स, हाईटेक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुआ करते थे। तो तभी बीमारियां कम थी, और अभी ये सब ज्यादा है लेकिन बीमारियां ज्यादा है, क्योंकि फैसिलिटीज बढ़ गई, लग्जरी बढ़ गई, लेकिन हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, मानसिक तनाव बढ़ गया। और हम लोग वो उसको जड़ को इलाज नहीं कर रहे, हम सिम्टम्स को इलाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सालों तक डायबिटीज की दवाई या सालों तक बीपी की दवाई, सालों तक एसिडिटी ठीक नहीं होती है, नेक पेन, बैक पेन। अगर नेक पेन बैक पेन की भी बात करें तो आइडियली ये पहले 60s और 70s में होता था। डिजेनरेटिव चेंजेस, एजिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो 60s में होता था, आजकल 30s और 40s में होने लगा है। तो कहीं ना कहीं पे हमारी लाइफ पैटर्न उसके लिए जिम्मेदार है। तो जब तक हम उसका इलाज नहीं करेंगे, डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर और दवाई से अगर ठीक होना होता तो ये इतने दिन में ठीक हो गया होता, इतने साल नहीं लगते थे। करेक्ट। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने हमारी लाइफ में जो चेंजेस करना चाहिए वो नहीं किया। तो हमें ये सीखना है कि हमें क्या क्या चेंजेस करना है, हमें अपने एंड पे क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उन्होंने तो कभी विटामिन की गोलियां नहीं खाई, उन्होंने कभी कैल्शियम की गोलियां नहीं खाई, वो लोग कभी जिम में नहीं गए, लेकिन वो लोग 70 80 साल तक खेत में काम करते थे, हेल्दी थे, उनको डायबिटीज नहीं था, बीपी नहीं, एसिडिटी नहीं, माइग्रेन नहीं था। लेकिन हम लोगों को 30s और 40s में ये सारी शिकायतें होने लगी है।
तो उसका मतलब कहीं ना कहीं पे हमारी लाइफ पैटर्न जिम्मेदार है ना ये बीमारियों के लिए। तो अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे केवल दवाइयों के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर, तो हम कैसे अपना इलाज कर पाए। तो हमें ये जानना है कि हमारा इलाज हम कैसे कर सके, बी योर ऑन डॉक्टर। और ये हमारे हाथ में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंडोर्फिन हमारे शरीर में पैदा होता है, वैसे सीरोटोनिन नाम का एक केमिकल निर्माण होता है जो हमारे नींद लाने के काम में आता है, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए काम में आता है। तो ये सारी चीज हमारे शरीर में मौजूद है। हम उसको मौका नहीं देते काम करने का, हम दवाइयां खा करके उसकी नेचुरल सिस्टम को हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। राइट। अभी जिन लोगों को भी गर्दन का दर्द है, तो वो जरूरी नहीं कि गर्दन की तकलीफ में केवल गर्दन का ही दर्द होता है, लेकिन उसके बाकी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। सर्वाइकल पेन की वजह से कई बार गर्दन का दर्द या गर्दन का अकड़ना तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा हाथ में दर्द हो सकता है, चेहरे पर दर्द हो सकता है, सर में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है, आंखों के ऊपर वजन महसूस हो सकता है, गले में भारीपन महसूस हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, हाथ में झुंझुनाहट हो सकती है, हाथ में दर्द हो सकता है, हाथ में वीकनेस महसूस हो सकती है। यानी गर्दन जो है, तो गर्दन से जो नस निकलती है, वो गर्दन की नस निकल के शोल्डर से लेकर के हाथों तक जाती है। तो कई लोगों को केवल हाथों में दर्द या कमजोरी महसूस होती है या झुंझुनाहट महसूस होती है। कई सारे लोगों को शोल्डर में पेन होता है, कई सारे लोगों को नेक में पेन होता है। कई बार नेक स्टिफनेस ज्यादा होती है कि सुबह में उठेंगे तभी गर्दन पीछे नहीं घूमती, हमें पूरा शरीर को पीछे घुमाना पड़ता है। तो ये नेक स्टिफनेस होती है, मसल स्पाज्म हो जाता है जिसकी वजह से होता है। और अगर गर्दन में अगर ज्यादा नर्व कंप्रेशन होता है तो वर्टिगो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। वर्टिगो ये कोई बीमारी नहीं है, वर्टिगो रोग का लक्षण है। वर्टिगो आंखों की वजह से हो सकता है, वर्टिगो कान की वजह से हो सकता है, वर्टिगो गर्दन की वजह से, हाई बीपी लो बीपी की वजह से हो सकता है, खून की कमी या ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से हो सकता है। तो कई सारी वजह है, उसमें से एक वजह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तीव्र मात्रा में या उनका ज्यादा झुकने का काम ज्यादा हो जाए, तो उनको चक्कर आ जाते हैं। फिर बाद में उनको कहीं पे जाना हो तो सपोर्ट के बगैर जा नहीं सकते, कोई साथ में चाहिए। कई बार टॉयलेट बाथरूम तक भी पकड़ पकड़ के जाना पड़ता है, ऐसी कंडीशन होती है। तो ये सारी शिकायत नेक पेन में होती है। आप लोगों को किसी को भी इनमें से कोई तकलीफ है, महसूस होती है, जिनको भी गर्दन दर्द या स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, उन लोगों को इनमें से कोई सिम्टम्स अगर होते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। तो ये नॉर्मली ये सिम्टम्स नेक पेन के होते हैं। उसी प्रकार से जिनको भी लोअर बैक पेन है, तो लोअर बैक पेन में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, लो बैक स्टिफनेस, लंबेगो, स्लिप डिस्क, साइटिका, ये सारे अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन ये बेसिकली लोअर बैक से रिलेटेड है। तो जिनको भी लोअर बैक की शिकायत हो, तो उनको या तो कमर में दर्द होता है या कमर में स्टिफनेस होती है। पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों में क्रैम्प्स आ सकते हैं, खास करके काफ मसल्स में क्रैम्प्स आना, थाइज में क्रैम्प्स आना। और पैर में झुंझुनाहट होना, टिंगलिंग नमनेस, या पैर सुन्न हो गया ऐसा लगता है, पैर में ताकत कम लगती है, पैर में दर्द होता है। तो ये सारी शिकायत हो सकती है। कई सारे लोगों को ये कमर की शिकायत हो, तो ये कमर में, कमर की जो नस होती है वो पैरों तक जाती है, गर्दन की नसें होती है वो हाथ में जाती है। तो इसके हिसाब से फिर डिपेंडिंग अपॉन विच नर्व कंप्रेशन इज देयर, आपको उसके हिसाब से सिम्टम्स होता है। कई बार सर में हो सकता है, कई बार हाथ में हो सकता है, अगर गर्दन में नस दबती है तो, कमर में होती है तो पैरों में होता है। मिडल बैक में कोई तकलीफ रहेगी तो छाती के ऊपर या पेट के ऊपर उसका दबाव महसूस होता है। लेकिन मिडल बैक की शिकायत कम होती है, क्योंकि मिडल बैक की मूवमेंट कम होती है, जिसकी वजह से वहां का डीजनरेशन होने की संभावना कम होती है, इंजुरी वगैरह की वजह से या पोस्चरल हैजार्ड की वजह से हो सकती है। लेकिन नेक का मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, हम पूरे दिन भर में कितनी बार गर्दन घुमाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसकी वजह से डीजनरेशन उसका होता है। और कमर का होता है, क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटी जो है, उठ बैठ करना, आगे झुकना, तो ये सारी शिकायतें जो मतलब एक्टिविटीज हैं वो डीजनरेशन बढ़ाती है, जिसकी वजह से नेक और लोअर बैक, सर्वाइकल और लंबर,
ये दोनों रीढ़ की हड्डियों में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अभी उसका होलिस्टिक सॉल्यूशन जानने के पहले मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बता देता हूं, तो वो आप शुरू कर सकते हैं अपनी तकलीफ को कम करने के लिए, ताकि आपको एक बेसिक सॉल्यूशन मिल जाए। डिटेल सॉल्यूशन के डिस्कशन हम इसमें आगे करेंगे, लेकिन आप आए हैं तो आपको कुछ सॉल्यूशन भी मिलना चाहिए, तो जिसकी वजह से आप अपना खुद का इलाज एटलीस्ट शुरू कर दो, ताकि आपको पेन किलर की जरूरत कम पड़े सबसे पहले। तो उसके हिसाब से हम पहले नेक का पॉइंट देखते हैं। हमारी ये जो उंगली है, उंगली का ये जो जॉइंट है, ये नेक एरिया है। और अंगूठे में, अंगूठे का ये दोनों हड्डियां हैं, ये दोनों हड्डियां सर्वाइकल एरिया है आपका। तो ये पूरा जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, ये आपका पूरा सर्वाइकल एरिया। उंगली में एकदम से छोटा एरिया है सर्वाइकल का, कॉम्प्रेस्ड है। अंगूठे में काफी बड़ा है। तो जिनको भी गर्दन का दर्द है, वो यहाँ पे आपके पास में पेन या पेंसिल हो तो उससे आप पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली जब ये एक्यूप्रेशर करते हैं तो हम लोग ये औजार का इस्तेमाल करते हैं, जिसको जिम्मी बोलते हैं। ये जो इक्विपमेंट है, ये मेटल का है, वुडन का है, वैसे प्लास्टिक का होता है। तो ये तीन चार किस्म के होते हैं। तो ये जिम्मी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन आपके पास में जिम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके घर में पेन या पेंसिल होता है, आप पेन का इस्तेमाल करें। और सबसे पहले नेक पेन वाले देख ले, उंगली के ऊपर ये जो उंगली का जो लाइन है जॉइंट वाला, वो अब पेन का जो पीछे का हिस्सा है, वहां से उसको आप प्रेस करते जाइए। ऑलमोस्ट सेंटर में, अगर नेक पेन है तो सेंटर में आपको पेन होगा, और सेंटर से थोड़ा आजू बाजू में। तो वहां पे आप पॉइंट पेन से प्रेस करके देखिए आपको पॉइंट पेनफुल मिलता है कि नहीं। ये पॉइंट्स की खासियत ये है कि आपकी जो तकलीफ है उससे जुड़ा हुआ पॉइंट पेनफुल रहेगा। यानी आपने सही पॉइंट चुना है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? आपका पॉइंट पेन होना चाहिए, आपको दर्द होना चाहिए। अगर दर्द होता है तो आपका पॉइंट सही है, दर्द नहीं होता है तो आपने गलत पॉइंट चुना है और आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए गर्दन इतनी बड़ी है और यहाँ पे पॉइंट कितना छोटा, हमें दर्द एक छोटे से हिस्से में है, तो ये पॉइंट कितना बारीक होगा। तो हमें थोड़ा ध्यान से ढूंढना होगा। तो ये आप पॉइंट दबा करके देखिए आपको पेनफुल मिलता है कि नहीं। आप चेक करके बताइए, और ये सभी उंगली में रहेगा। जैसा ये एक उंगली में है वैसा बाकी की उंगली में भी रहेगा। तो आप पेन या पेंसिल से प्रेस करके बताइए आपको पेनफुल पॉइंट मिला क्या। अगर पेनफुल मिला तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, पी लिखिए या यस लिखिए। देखिए ये प्रैक्टिकल सेशन है, ताकि आप उसका इस्तेमाल करो, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। केवल जानकारी लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो आप चेक करके बताइए आपको पॉइंट पेनफुल मिला। इज इट पेनफुल? होता है, दुखता है। और जैसा एक उंगली पे मिला ना, आपको दूसरी उंगली में भी मिलेगा, तीसरी में भी मिलेगा, और सारे पॉइंट सेम लोकेशन पे पेनफुल रहेंगे। आप चेक करके आप देखिए बताइए आपको पॉइंट दर्द करते हैं कि नहीं। और जैसा एक हाथ में मिलता है वैसा दूसरे हाथ में भी पॉइंट्स रहेंगे। पहले आप एक उंगली के ऊपर चेक करिए आपको एरिया पेनफुल मिलता है कि नहीं। बाकी के लोग भी बताइए जिनको गर्दन दर्द है, आप चेक करके बताइए कि आपको पेन होता है कि नहीं। और जिन्होंने ढूंढ लिया है गर्दन का पॉइंट, अभी वो अंगूठे में भी देखे, अंगूठे का ये जो एरिया मैंने बताया, ये पोर्शन जो बताया है मैंने, राइट, मिला सभी लोगों को? करेक्ट। अभी आप अंगूठे में भी देखिए, अंगूठे में भी आप इस तरीके से अगर मसाज करते हैं, या अंगूठे में इस तरीके से पेन से रोटेट करके रोल करते हैं, तो वहां पे भी आपको वो एरिया पेनफुल मिलेगा। आप वहां पे भी चेक कीजिए। और जैसे एक अंगूठे पे मिला दूसरे अंगूठे में भी मिलेगा। कितना आसान तरीका है ना, हमने कोई एक्सरे नहीं निकाला, कोई एमआरआई नहीं निकाला, लेकिन हम हमारा डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और हमारा इलाज भी कर सकते हैं। और कोई मेडिकल ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं, कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है।
सभी लोग अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन फिर भी अपना इलाज खुद कर सके इतना आसान ये तरीका है। राइट। तो अंगूठे का पॉइंट भी आपको थोड़ा पेनफुल मिलेगा, वहां पे आप थोड़ा मसाज करके रोल करके देखिए। ये पॉइंट्स को आप रेगुलरली प्रेस कीजिए। इनफैक्ट अभी भी अगर आप वेबिनार के दौरान ही अगर आप इसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वेबिनार खत्म होने तक आपको नेक में रिलीफ मिल जाएगा डेफिनेटली। अगर आप ये पॉइंट्स को प्रेस कर रहे हैं अभी, थोड़ी देर अपना सुनते सुनते आप अपना काम भी चालू रखिए। अब थोड़ी देर में आपको लगेगा आपका दर्द कम हो गया है, आपको रिलीफ मिला है। करेक्ट। उसके बाद में जिनको भी कमर दर्द है, लोअर बैक पेन, वो पॉइंट भी देख लीजिएगा। ये जो उंगली में लोअर पोर्शन है, तो वहां पे मैंने जो ग्रीन कलर से मार्क किया है, ये मिडल पोर्शन, मिडल से नीचे, ये लंबर स्पाइन से रिलेटेड है, लोअर बैक पेन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी आप पेन या पेंसिल से रोटेट करके देखिए, मसाज करके देखिए या प्रेस करके देखिए, आपको वहां पे एक आधा पॉइंट पेनफुल मिलेगा। क्योंकि पूरा लंबर स्पाइन पेनफुल नहीं है, हमें L4 L5 या L3 L4 में तकलीफ है, तो वो छोटा सा हिस्सा रहेगा। तो वो वहां पे अगर हम गौर से अगर पॉइंट प्रेस करते हैं तो हमें वो पेनफुल हिस्सा मिलेगा। अब चेक करके बताइए, आपको पेनफुल एरिया मिला? दुखता है वहां पे? उस राइट, वो पॉइंट भी हमें इसी तरीके से प्रेस करना है। उसके बाद में लोअर बैक पेन के लिए और एक पॉइंट, ये मुट्ठी में अगर आप देखेंगे हथेली के बैक साइड में, ये जो दो चार उंगली का सेंटर, यानी यहाँ से बीच वाली उंगली के लाइन में, और हथेली का ये जो पोर्शन है, इसका मिडल वन थर्ड, मिडल पोर्शन, ये हमारा लंबर स्पाइन से रिलेटेड है, जो ग्रीन कलर से मैंने बताया है। वहां पे भी आपको पेनफुल एरिया मिलेगा, वहां पे भी आपको दर्द मिलेगा। तो वो पॉइंट को आपको प्रेस करना है। तो जिनको भी कमर दर्द है, उनको यहाँ पे भी एरिया में पेन मिलेगा, तो ये पॉइंट पे वो प्रेस कर सकते हैं। तो ये लंबर स्पाइन है, लंबर दर्द के लिए यानी कमर के दर्द के लिए। मिला आप लोगों को? जिनको भी कमर दर्द है उन्होंने चेक किया, पेनफुल है एरिया? राइट। तो वो पॉइंट्स को आपको प्रेस करना है अभी। हमें अगर जैसे अभी बाबूजी आपको 5 साल से तकलीफ है, तो अभी हमने पॉइंट दबाया, रिलीफ मिला, थोड़ी देर अच्छा लगा, वापस तकलीफ हुई, तो बार बार, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि जब तक दबा रहे अच्छा लग रहा है, वापस से तकलीफ शुरू हो रही है। तो उसके लिए और एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। आपके घर में मूंग या मेथी का दाना होता है, कोई भी सीड्स चलेगा। मेथी सीड्स ज्यादा अच्छा है जो पेन के लिए, क्योंकि वो खुद भी वात नाशक है। तो मूंग नहीं तो मेथी का दाना अगर रहेगा, तो हमारे पास में ये ऐसे पेपर टेप हम लोग मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, जो हमें आसानी से मिल जाती है। अभी ये पेपर टेप के ऊपर मैंने मूंग का या मेथी का दाना लगा दिया इस तरीके से। तो पट्टी के ऊपर आप ना मूंग का या मेथी का दाना लगा दिया, और ये मेथी का दाना लगा करके आपको जो तकलीफ होती है, अगर गर्दन का दर्द है तो गर्दन में, कमर का दर्द है तो कमर में, आपने जो पेनफुल एरिया है उसको पेन से मार्क करके रखा, और वहां पे आपने ये पट्टी लगा दी मूंग का या मेथी का दाना लगा के, इस तरीके से, और आप उसको प्रेस करते रहे। अभी ये आपको आपने रात को लगा दिया, सुबह में निकाल दिया, या पूरा 24 घंटा रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी पुरानी तकलीफ है, ज्यादा तकलीफ है, वो एक ही बार में दबाव देने से तुरंत कम नहीं हो जाएगा, बार बार दबाना पड़ेगा। तो बार बार दबाने की बजाय इस तरीके से आप मूंग का दाना या मेथी का दाना बांध सकते हैं। अगर आपको कमर की तकलीफ हो रही है, तो आप कमर पे लगा सकते हैं।
यहाँ पे अपने अंगूठे के ऊपर आपको पॉइंट पे है, वहां पे लगा सकते हैं। तो जहां पे आपको तकलीफ है उससे संबंधित जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट के ऊपर आप लगा सकते हैं। राइट, क्योंकि इसमें हमें दर्द करने वाला पॉइंट मिलता है। तो जो भी एरिया में आप लगाना चाहे, गर्दन की तकलीफ है तो यहाँ पे लगाए या यहाँ पे लगाए, कोई भी उंगली में। तो वहां पे आपने तब पट्टी लगा दी, पूरी रात भर रख के प्रेस करते रहा। आप प्रेस नहीं भी करेंगे तो भी मूंग का दाना या मेथी के दाने से वो प्रेशर आते रहेगा, जिसकी वजह से उसको फायदा होते रहेगा। करेक्ट। अगर ज्यादा लार्ज एरिया है तो वहां पे आप ज्यादा दाने लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल सीड्स आपने लगा दी। अभी ये कमर का एरिया है तो मैंने यहाँ पर ये पट्टी लगा दी, इसके ऊपर मैंने दूसरी पट्टी लगा दी। अभी मैं ये पॉइंट्स को प्रेस करते रहूंगा, कंटिन्यू स्टिमुलेशन मिलते रहेगा। ये रात भर रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, रख सकता हूँ। अगर समझो कि यहाँ पे दर्द ज्यादा हो रहा है तो यहाँ का पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे पूरा कमर का एरिया है तो ज्यादा पॉइंट लगाने हैं तो यहाँ पे भी लगा दिया। दोनों जगह ना लगाना है तो दोनों जगह लगा सकते हैं। अगर समझो कि गर्दन में पूरा सर्वाइकल का एरिया में पेन हो रहा है तो पूरा सर्वाइकल एरिया, जैसे चोट लगी हो या गर्दन में दर्द हो रहा है तो पूरा गर्दन दुखता है तो पूरे एरिया में दबा दिया। करेक्ट। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू स्टिमुलेशन दे सकते हैं ताकि आपको जल्दी फायदा हो। और ये प्रोसेस आप शुरू कर दीजिएगा, आपको 2-4 दिन में डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। आपको पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दर्द भी कम हो जाएगा, बाकी के सिम्टम्स भी कम होने लगेंगे। आप करके देखिएगा, जिनको भी तकलीफ है वो उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको तुरंत फर्क पड़ेगा। राइट। तो ये कुछ क्विक सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अगर आपको होलिस्टिक सॉल्यूशंस चाहिए तो उसके लिए मैंने एक वर्कशॉप अरेंज किया है, स्पेशली जिन लोगों को ये प्रोग्रेम प्रॉब्लम है या जो लोग नेक और लोअर बैक को हेल्दी और स्ट्रेंथन अप रखना चाहते हैं। तो वो वर्कशॉप क्या है, कैसा है, आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो यस लिखिए, तो मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूँ, जिसमें आपको होलिस्टिक सॉल्यूशंस मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम एक्यूप्रेशर भी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी अगर हमें समझो गर्दन का या कमर का होलिस्टिक सॉल्यूशन पाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एक तो हमारा पोस्चर करेक्शन होना चाहिए, यानी हमें सही तरीके से बैठने उठने का तरीका हमें पता होना चाहिए, काम करने का तरीका हमें अगर सही पता हो, क्योंकि वो रोज की बात है ना। अभी आप अगर समझो कि किचन में काम कर रहे हैं, पूरे दिन भर में 3-4 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं या ऑफिस में 6-8 घंटे काम कर रहे हैं, और अगर वही तरीका गलत हो तो उसका इम्पेक्ट आपको आगे चल के दिखने वाला ही है। तो अगर वो करेक्शन अगर आपने कर लिया तो आपकी कई सारी तकलीफ वहीं से कम हो जाएगी, क्योंकि वो अगर वजह होगी उसकी तो आपको वहीं से तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने करेक्शन कर लिया आपका बैठने का उठने का तरीके में तो आपको उसमें सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपका सही पोस्चर क्या है ये आपको वहां पे बताया जाएगा कि आपको गर्दन के लिए आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, कमर के लिए आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, कौन से योगा और एक्सरसाइज आपको करनी है। देखिए ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमारी तकलीफ के लिए क्या आसन या क्या योगा करना या क्या एक्सरसाइज करना अच्छा है या क्या जरूरी है। एक होता है रिलीफ लेना, लेकिन रिलीफ केवल जरूरी नहीं है, आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़नी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। यानी स्ट्रेचिंग क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका नेक का पोस्चर अच्छा रहेगा, बैक का पोस्चर अच्छा रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कुछ योगा और एक्सरसाइज भी आपको ये वर्कशॉप में बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। उसके बाद में आपको न्यूट्रिशन की जानकारी देंगे। अभी देखिए, आपको हमें न्यूट्रिशन यानी क्या, हम लोगों को न्यूट्रिशन यानी केवल कैलोरीज, विटामिन और कैल्शियम पता है। लेकिन हमें कई सारी चीजें ऐसी नहीं पता कि जिसकी वजह से हमारी तकलीफ बढ़ती है या कई सारी चीजों का इस्तेमाल करने से तकलीफ कम हो सकती है। अब आप जिन लोगों को भी गर्दन और कमर का दर्द है, 1-2 महीने से हो या 1-2 साल से हो, आप बताइए, आपको डॉक्टर ने एक्सरे या एमआरआई में बताया होगा कि नर्व कंप्रेशन है,
या C4 C5 में डिस्क की प्रॉब्लम है, डीजनरेटिव चेंजेस है, या L4 L5 में है, राइट? यानी डीजनरेशन है या डिस्क प्रोलेप्स है या डिस्क कंप्रेशन है, बराबर है? तो फिर आपको 24 घंटा एक सरी का दर्द रहना चाहिए कि दर्द आना जाना चाहिए? अगर आपका हड्डी घिस गया है, आपका नर्व दब गया है, आपकी गादी खिसक गई है, तो आपको 24 घंटे दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आइडियली क्या होना चाहिए अगर नर्व कॉम्प्रेस्ड है L4 L5 के बीच में या C4 C5 के बीच में? तो कंटिन्यू पेन होना चाहिए ना? लेकिन आपको कंटिन्यू पेन नहीं होता है। कभी दर्द ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी रिलैक्स भी होता है, कभी हम भूल भी जाते हैं कि हमें तकलीफ है। होता है ऐसा? कभी बारिश में दर्द बढ़ जाता है, कभी खट्टा खाने पर दर्द बढ़ जाता है, कभी गैसेस होगा तो दर्द बढ़ जाता है, कभी पेट साफ नहीं हुआ तो दर्द बढ़ जाता है, कभी हम ज्यादा टेंशन में हो तो दर्द बढ़ जाता है, राइट? तो फिर तभी कंप्रेशन किधर गया? जब भी रिलीफ मिलता है तो कंप्रेशन तो गया नहीं है कहीं पे, तो फिर रिलीफ कैसे मिला? नहीं मिलना चाहिए ना। लेकिन मिलता है, क्यों? क्योंकि हमारा कंप्रेशन है, लेकिन वो तकलीफ कभी देता है जब भी वहां पे गैस अटकता है। जब भी वायु हो जाता है, गैस वहां पे अटकता है, तभी दर्द होता है, गैस छूट जाता है तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमें पता ही नहीं है ये सारी चीजें, क्योंकि MRI में गैस दिखता नहीं है, एक्सरे में नहीं दिखता है, डॉक्टर बोलते हैं ऐसी कोई चीज होती नहीं है, आपका नर्व कंप्रेशन है। अरे नर्व कंप्रेशन है तो 24 घंटा एक सरी का दर्द क्यों नहीं है? अब आप बताइए बाबूजी, आपको 5 साल से तकलीफ है, तो 5 साल से आपको 24 घंटा दर्द रहता है क्या? एज कंटिन्यू एज इट इज पेन होता है क्या? जिनको भी 1 महीने से 2 महीने से 5 महीने से जब भी दर्द है, नहीं होता है, करेक्ट? क्योंकि वो दर्द हमें जब भी तकलीफ कभी देता है जब भी वहां पे गैस अटकता है। और ये चीज डॉक्टर हमें नहीं बताते। आपको, आप डॉक्टर, आपको 5 साल में आपको कितने डॉक्टर ने बताया आपको खाने पीने में क्या क्या चेंजेस करने हैं? डूज एंड डोंट्स के बारे में कितने लोगों ने बताया? फर्मेंटेड चीजें मत खाइए, या खट्टी चीजें मत खाइए, या ये मत खाइए, या वो मत खाइए, ऐसे एलोपैथी डॉक्टर ने किसने बताया? किसी ने भी नहीं। और वो चीज अगर हमें रोज गलती कर रहे हैं तो हम कैसे ठीक होंगे? अगर आपको पता ही नहीं है कि जो चीज आप खा रहे हैं वो आपके बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, भले आप बचपन से खाते आ रहे हैं, लेकिन अभी आपकी जो तकलीफ है उसके लिए वो सुटेबल नहीं है। और अगर वो चीज अगर आप खा रहे हैं, तो अगर एक सादा एग्जांपल है, अगर हमें आग को बुझाना है तो पानी डालना पड़ेगा, लेकिन हम घी डालेंगे तो क्या होएगा? आग बढ़ेगी, राइट? अगर जो चीज हमें खानी नहीं चाहिए, हमें पता ही नहीं है, और वही चीज हम खा रहे हैं, तो हमारा दर्द कैसे कम होगा? करेक्ट? तो न्यूट्रिशन यानी केवल कैलोरीज नहीं है, न्यूट्रिशन यानी केवल प्रोटीन नहीं है, केवल विटामिन नहीं है, केवल कैल्शियम नहीं है। न्यूट्रिशन यानी डूज एंड डोंट्स। क्या खाएंगे तो हमारी हड्डी या मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और क्या खाएंगे तो हमारी तकलीफ बढ़ेगी, तो उसकी जानकारी आपको ये वर्कशॉप में मिलेगी। तो जिसमें आपको न्यूट्रिशन यानी आपको डाइट और न्यूट्रिशन ये दोनों के बारे में जानकारी मिलेगी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्योंकि नहीं खाने वाली चीजें अगर आप खाएंगे तो आपकी तकलीफ बढ़ने वाली है, और खाने वाली चीज नहीं खाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ कम होने वाली है, राइट? तो ये सारी चीजें आपको वर्कशॉप में पता चलेगी कि आपको डूज एंड डोंट्स आपको क्या रहेगा, न्यूट्रिशन कौन सा रहेगा। स्ट्रेस रिलीफ के बारे में आपको बताया जाएगा कि स्ट्रेस रिलीफ कैसे करना है, क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हमें पेन ज्यादा होता है। आपने महसूस किया होगा, इमाम जी, आप बैंक एम्प्लॉय है, तो जैसे मार्च एंडिंग में वगैरह बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, आप देखिए उसके बाद में तभी आपको तकलीफ ज्यादा महसूस होती होगी। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी, अगर फीमेल्स हैं किचन में काम करते हैं, अगर समझो आपके घर में कोई इवेंट है, किसी का करना है, बर्थडे सेलिब्रेशन है या पार्टी रखी है, अपने फैमिली दूसरे लोगों को आपने इनवाइट किया है अगले संडे को घर पे खाना खाने के लिए, तो वो जब तक वो इवेंट नहीं होता है, आपके दिमाग पे जो स्ट्रेस होता है ना, उस दौरान आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, आपको कमर दर्द हो जाएगा, आपको गर्दन दर्द बढ़ जाएगा, आपके जो भी इश्यूज हैं वो बढ़ जाएंगे, पेनफुल कंडीशंस आपकी एग्रेवेट होगी। महसूस किया है आपने कभी? इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से भी हमारा दर्द बढ़ता है। तो हमें ये भी सीखना जरूरी है कि कैसे हम हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल कर सके, स्ट्रेस को रिलीव कर सके। तो ये भी आपको वर्कशॉप में बताया जाएगा।
उसके बाद में आपको होलिस्टिक एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए जाएंगे। अभी हमने बताया वो कोरियन एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स थे। उसके अलावा चाइनीज एक्यूप्रेशर होता है, ईयर एक्यूप्रेशर होता है। तो ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल आप रेगुलरली कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर क्योर, फॉर प्रिवेंशन ऑल्सो। अब आप मुझे बताइए, आपको 8% गर्दन का दर्द नहीं हो रहा है, कमर का दर्द नहीं हो रहा है, आप कौन सी गोली प्रिवेंशन के लिए खा सकते हैं जिससे आपको गर्दन दर्द ना हो या कमर दर्द ना हो? आप अपने डॉक्टर को जाके पूछिएगा कि मुझे हमेशा गर्दन दर्द है, 5 साल से मुझे तकलीफ है, लेकिन मुझे नहीं होना चाहिए, तो मैं कौन सी गोली खाऊं जिससे मुझे दर्द ना हो? कोई नहीं है। क्योंकि मेडिसिन स्टार्ट्स आफ्टर इलनेस कम्स। तो मॉडर्न मेडिसिन को इलनेस का शास्त्र कहते हैं, बीमारी का शास्त्र। और एक्यूप्रेशर और ये अल्टरनेटिव थेरेपी वेलनेस का शास्त्र है, यानी आपको गर्दन का दर्द नहीं है, लेकिन आप हेल्दी रहना चाहते हैं। आप ये गर्दन के पॉइंट्स प्रेस कीजिए, आप कमर का दर्द नहीं है, आप कमर के पॉइंट्स प्रेस करते रहिए, आपको कमर की तकलीफ नहीं होगी, आपको गर्दन की तकलीफ नहीं होगी। यानी ये सारी हम लोग थेरेपी प्रिवेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी बीमारी को आने से रोक सकते हैं, जिसके लिए मॉडर्न मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन शुरू ही होती है बीमारी आने के बाद में, जबकि एक्यूप्रेशर और बाकी अल्टरनेटिव थेरेपी ये वेलनेस का शास्त्र है, यानी आपको बीमारी नहीं है लेकिन आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो अब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। होने के बाद में तो सब लोग भागदौड़ करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीमारी ना हो उसके लिए प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए हमें एक्यूप्रेशर और अन्य थेरेपी काम में आ सकती है। इसके बाद में आपको कुछ हर्बल और होम रेमेडीज बताई जाएगी, यानी हमारे कई ऐसे घर में चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको लास्ट वीक की बात बताऊं, एक पेशेंट है, उनको कमर की शिकायत है। तो वो आए, बोले मेरे पैर में जैसे कोई कांटा चुभा रहा है, ऐसा सब जगह पे चुभन महसूस हो रही है, मेरे पैरों के तलबे में और पैर में सब जगह पे जैसे कोई कांटा चुभता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मैं बोला कितने कभी से हो रहा है? तो बोला 1 2 3 दिन से हो रहा है ये। तो उनको कमर की शिकायत तो कई सालों से है, लेकिन ये नहीं हो रहा था। तो मैं उनको बताया कि आप भुना हुआ अजवाइन शाम को खाना खाने के बाद में 1 चम्मच जितना ले लीजिएगा। तो वो उनको जिस दिन बोला, दूसरे दिन आकर के बोला कि मेरी वो चुभन कम हो गई। बोला कैसे? तो बोला आपने जो बताया था मैंने अजवाइन खा लिया, मेरा ठीक हो गया। यानी हमें कई बार ऐसी चीजें हमारे घर में मौजूद होती है, हमें पता नहीं होता है कि वो दवाई का काम करती है। हम उसको केवल खाने पीने की चीजें समझते हैं, लेकिन हमारी होम रेमेडीज जो हैं वो हमारे किचन में ही मौजूद होती है। तो ये चीजें अगर हमें पता हो तो हमें बार बार दवाइयां लेने की जरूरत ना पड़े। तो कुछ आपको होम रेमेडीज बताई जाएगी कि अगर एक्यूट पेन है तो क्या कर सकते हैं, या प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, या मेंटेनेंस के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ हर्बल रेमेडीज जो आपके मसल्स की जॉइंट को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम में आ सके। तो ये सारी चीजें आपको ये वर्कशॉप में जानकारी मिलेगी। उसके बाद में मर्मा थेरेपी। मर्मा के भी कुछ प्राण बिंदु होते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं वैसे मर्मा के पॉइंट्स होते हैं। तो ये भी आपको सिखाए जाएंगे। हम लोग कहते हैं ना मर्म स्थान पे घाव करना, तो मर्म बिंदु ऐसे प्राण बिंदु होते हैं जिसके ऊपर अगर चोट लगे तो बीमारी आती है, और उसके ऊपर इलाज किया जाए तो बीमारी ठीक होती है। अगर आप में से अगर याद होगा आपको, तो हिंदुस्तानी पिक्चर आई थी कमल हसन की, और उसमें उसने मार्शल आर्ट के कुछ स्टेप्स दिखाए थे कि वो पर्टिकुलर तरीके से पंच मारता है और लूला हो जाता है आदमी, या बेहोश हो जाता है या मर जाता है। तो ये सारे मर्मा पॉइंट्स होते हैं। तो मर्मा थेरेपी या वर्मा थेरेपी कहा जाता है, जो केरला की मार्शल आर्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार में वो ज्यादा लोगों को सिखाई नहीं जाती थी। लेकिन बाद में फिर वो चाइनीज लोगों ने उसको डेवलप करके मार्शल आर्ट और जुडो कराटे में उसका इस्तेमाल किया, और हम लोगों को वो सारी चीजें पता है, जबकि वो भारतीय शास्त्र है मर्मा के। मर्मा थेरेपी तो उसके कुछ पॉइंट्स आपको गर्दन और कमर से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए बताए जाएंगे। तो ये सारा चीज आपको ये वर्कशॉप में होलिस्टिक सॉल्यूशन मिलेगा। और ये आपका जो लर्निंग प्रोसेस होगा वो वन टाइम का लर्निंग प्रोसेस है, बट लाइफ टाइम के लिए गाइडेंस रहेगा आपको। जो चीज आप सीखेंगे वो उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जिंदगी भर फायदा मिलेगा। और ये फायदा केवल आपको नहीं, आप अपने घर के या अपने फैमिली फ्रेंड्स को वगैरह को भी आप दिखा सकते हैं। उनको भी आप गाइड कर सकते हैं अपनी तकलीफ के जैसे, अगर उनको भी तकलीफ है तो आप उनको भी बता सकते हैं। तो ये ऐसा होलिस्टिक सॉल्यूशन रहेगा जिसका फायदा आपको जिंदगी भर मिलेगा। तो जिसमें
जो गर्दन का जो वर्कशॉप है उसका 999 रुपीज उसका प्राइसिंग है। ऑफर के रेट में वो 69 है, 699 है। ये वर्कशॉप सैटरडे और संडे को है। अभी आने वाले सैटरडे संडे को रात को 9 से 10:30, यानी अभी का जो टाइम है उसी प्रकार से रहेगा। और उसमें आपको उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और बाद में आपका सपोर्ट भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा आपको। तो सिर्फ नेक से रिलेटेड जिसको वर्कशॉप करना है उनके लिए 699 है। जिनको केवल लोअर बैक से रिलेटेड वर्कशॉप करना है उनको 17 और 19 को, यानी ट्यूसडे और थर्सडे को रहेगा, 9 to 10:30। तो उनको 702 उसका प्राइसिंग है। लेकिन जिनको तो, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोगों को दोनों भी तकलीफ होती है। जिनको गर्दन की तकलीफ है उनको बाद में कमर की तकलीफ होती है, या जिनको कमर की तकलीफ है उनको बाद में गर्दन की तकलीफ होती है। तो जो लोगों को दोनों भी तकलीफ है या दोनों का भी करना चाहते तो उनके लिए स्पेशल ऑफर है, कॉम्बो पैक है। जिसका रेगुलर कीमत अगर देखेंगे तो 699 और 702 का ऑफर के हिसाब से 1401 होता है। लेकिन अगर आप ये दोनों को कंबाइंड ले लेते हैं कॉम्बो ऑफर, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये आपको जिंदगी भर काम में आने वाला है, तो उसके लिए आपको ये स्पेशल ऑफर केवल 999 है, 999। ये उसका स्पेशल ऑफर है जो आज के लिए है, जो लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। तो सीरियसली जो लोगों को अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, तो वो इंडिविजुअली भी किया बैक पेन के लिए, या फिर वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, यानी अगर देखा जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर गर्दन का और कमर का दोनों का भी एक्सरे निकालते तो 1000 रुपया हो जाता है। और उसके बाद में दवाई का खर्चा अलग, डॉक्टर का कंसल्टेशन चार्जेस अलग। और ये एक बार की तकलीफ, आपको बार बार तकलीफ होती है तो बार बार आपको दवाई के और डॉक्टर के कंसल्टेशन के चार्जेस लगते हैं। जबकि ये वन टाइम का लर्निंग प्रोसेस है लेकिन लाइफ टाइम का गाइडेंस है। यानी एक बार आप सीख लेंगे लेकिन उसका फायदा आपको जिंदगी भर होने वाला है। तो इस तरीके का ये वर्कशॉप है। तो जिन लोगों को भी तकलीफ है और वो सच में अपना सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और जिनको भी सीखने की इच्छा है तो उनके लिए मैंने ये चैट बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक डाला हुआ है ग्रुप का। वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी आपको कोई क्वेरीज हो, आपको कोई जानकारी चाहिए तो और मिल जाएगी, या इवन पेमेंट करके आप उसमें स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं आपका नाम नंबर के साथ में, तो आपको मेन ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसमें मेरा जीपे नंबर भी डाला हुआ है, ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, यानी आपको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो ये एक वर्कशॉप है जो आपको प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए काम में आ सकता है। तो आप में से कितने लोग सीखना चाहते हैं, जो सच में तकलीफ में है और अब करना चाहते हैं? तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख सकते हैं। जो लोग सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, जिनको नहीं करना है कोई बात नहीं, जो मैंने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए वो आप करते रहिए और अपना अनुभव बताइएगा, शेयर कीजिएगा आपको दर्द में कितना राहत मिला। लेकिन जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो वो अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि पता चले कि कितने लोगों को सीरियसली इंटरेस्ट है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हम लोग होटल में जाते हैं, एक बार में 1000 2000 रुपया हम लोग खर्चा कर देते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत को खराब करने का काम करता है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए बेहिचक 250 रुपये का पिज्जा पास्ता खा लेंगे। हम लोग मॉल में जाएंगे, हम लोग मूवी भी देखने जाएंगे, 250 रुपये का टिकट लेंगे, 250 रुपये का हम लोग उसके साथ में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे। या 14 और 15 सितंबर, यानी सैटरडे, कमिंग सैटरडे संडे, 9 to 10:30 फॉर नेक इश्यूज, और 17 और 19 फॉर लोअर बैक इश्यूज। मैं फिर से दिखाता हूँ, एक ही मिनट। तो जिन लोगों को भी सॉल्यूशन लेना है, देखना है, वो लोग अपना नाम और नंबर दिखाए लिखिएगा। मैं आपको वर्कशॉप डिटेल्स आपको बताता हूँ, अब देख लीजिएगा आप क्या क्या सीखने वाले हैं। पोस्चर करेक्शन की जानकारी, नेक और बैक से रिलेटेड पोस्चर कौन सा होना चाहिए, आपका योगा और एक्सरसाइज क्या क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिशन कौन सा, डूज और डोंट्स, डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी मिलेगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसके बाद में स्ट्रेस रिलीफ के लिए, यानी आपको
तनाव कम करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जो आप खुद कर सकते हैं। फिर आपको एक्यूप्रेशर के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल बताया जाएगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसका रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी गर्दन और कमर का दर्द कम हो सकता है, तकलीफ कम हो सकती है, आपको बार बार पेन किलर की जरूरत ना पड़े इस तरीके से। हर्बल रेमेडीज और होम रेमेडीज के बारे में बताए जाएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जॉइंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, आपके एक्यूट प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। और मर्मोथेरेपी के पॉइंट्स बताए जाएंगे जिसका रेगुलर इस्तेमाल करने से धीरे धीरे आपका नेक और बैक के मसल्स और जॉइंट्स स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ये नेक से रिलेटेड जो वर्कशॉप है वो 14 और 15 को है। अभी ये आने वाले शनिवार और रविवार को रात को 9 से 10:30 के बीच में, जिसमें आपको उसके बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा यार। अगर आपका कुछ छूट गया हो या आपको बाद में स्टडी पर्पस के लिए आपको चाहिए, तो आपको उसका रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगा, तो जो आप हमेशा अपना स्टडी कर सकते हैं। 17 और 19 को लोअर बैक से रिलेटेड, यानी मंगलवार और गुरुवार को 9 से 10:30 का टाइम रहेगा, यानी ये नॉर्मली वर्किंग आवर्स के बाद का टाइमिंग है ताकि सारे लोग अटेंड कर सके। और वैसे भी 14-15 को तो सैटरडे संडे है, 17 को भी गणेश विसर्जन की छुट्टी हो सकती है। तो 17 और 19 इस तरीके से ये मंगल और गुरुवार को है। और दोनों का कॉम्बो पैक जो है वो 999 में है। 999 रुपये में आपको दोनों के सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी दोनों का अगर आप एक्सरे निकालते हैं तो भी 1000 रुपया हो जाता है। और कमर दर्द में तो केवल एक्सरे से काम नहीं चलता है, एमआरआई भी निकालना पड़ता है। तो 5-6 हजार रुपए का एमआरआई हो जाता है, डॉक्टर की फीस 500 से 1000 रुपए। तो इसे बार बार खर्चा करने से अच्छा है कि हम एक बार में सॉल्यूशन सीखे। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट लाइफ टाइम गाइडेंस है। तो ये आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। और इसका जो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ग्रुप का लिंक शेयर किया है, तो वो ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहां पे डिटेल्स मिलती रहे। और ये स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, पेमेंट के लिए क्यूआर कोड भी है, जीपे नंबर भी है। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें बीमारी को ठीक करना है तो बीमारी को चारों ओर से घेरना चाहिए। तो जिसमें न्यूट्रिशन भी जरूरी है, जिसमें योगा एक्सरसाइज भी जरूरी है, करेक्ट पोस्चर का होना भी जरूरी है, स्ट्रेस रिलीफ का होना भी जरूरी है। साथ साथ में कुछ रेमेडियल सॉल्यूशंस, फिर वो होम रेमेडीज हो, हर्बल रेमेडीज हो, उसके अलावा एक्यूप्रेशर वगैरह होते हैं। तो ये चीज का अगर हम कोलैबोरेशन करते हैं तो हमें ज्यादातर हमारी तकलीफ वहीं पे क्लियर हो जाती है, हमें बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हमें दवाइयाँ, अगर हमने इतना तकलीफ के बाद में भी अगर हम लोगों को अगर हम अगर ना सुधार ना ले पाए तो कैसे चलेगा। आप बताइए, एनिमल जो होते हैं, प्राणी होते हैं, उनको भी बीमारी आती है तो लेकिन वो अपना इलाज खुद ही करते हैं। उनके पास तो कोई डॉक्टर नहीं होते, वो लोग तो कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट में नहीं जाते। आपने गौर किया होगा तो जब भी कुत्ते को कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले वो खाना बंद कर देता है। उसके बाद में वो घास या कुछ ऐसी पत्तियां खाता है जिसके बाद उसको वॉमिटिंग हो जाती है और उसका पेट साफ हो जाता है, उसके बाद में फिर वो खाना शुरू करता है। यानी एक एनिमल्स में भी सेंस है अपनी खुद के इलाज करने के लिए। तो हम तो इंसान हैं, तो क्या हम अपना इलाज खुद नहीं कर सकते? लेकिन उसके लिए हमें कुछ जानकारी चाहिए। तो वो जानकारी का मौका आपको ये वर्कशॉप के द्वारा मिलने वाला है। और ये आपको लाइफ टाइम आपके काम में आने वाला है। तो है, ये इतना कोई बड़ा सौदा नहीं है। 500 1000 रुपया यानी कोई इतना बड़ा नहीं है, इससे ज्यादा तो आपको। और भी जैसे अगर आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोबाइल 15-20 हजार रुपए का होता है। तो उसमें आप अगर समझो कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितना खर्चा लगता है। 1-2 घंटा लाइन में बैठो, फिर डॉक्टर हमें दवाई लिख के देता है, वो दवाई का खर्चा। फिर वो दवाई से फायदा नहीं हुआ तो बाद में लेबोरेटरी टेस्ट का खर्चा। उससे फायदा नहीं हुआ तो बाद में और हायर टेस्ट कराओ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाओ, फिर दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लो। और ये चक्र निरंतर चलते रहता है। अभी आपने 5 साल में कितने बार डॉक्टर्स को दिखाया होगा, है ना बाबजी? आपने 5 साल में आपके कितने बार डॉक्टर को दिखाना पड़ा होगा? जब भी एक्यूट अटैक आता है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। फिर डॉक्टर जो बोले वो हमें करना पड़ता है। तभी हमें अगर वो एमआरआई निकालने को बोले तो तभी के तभी एमआरआई निकालो। तभी अगर वो एडमिट करने को बोले तो तभी के तभी एडमिट हो जाओ, तभी हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन अगर ऐसी चीजें हम लोग सीख लेते हैं
तो हम लोगों को एक्यूट या सीवियर पोजीशन आने से हम रोक सकते हैं अपने आप को। यानी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम सीरियस कंडीशन आने से रोक सकते हैं। तो इस तरीके का ये वर्कशॉप है। आपको वर्कशॉप से रिलेटेड कोई अगर क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ, अगर आपको सवाल है तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। और मीन टाइम जो लोग, बाकी के लोग भी जो हैं, वो लोग जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए हैं वो तो एटलीस्ट शुरू कर दो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको रिजल्ट मिलने लगे तो आपको भी यकीन हो जाए कि यस, ये साइंस काम करता है, तो हमें ये सीखना चाहिए या ये सॉल्यूशन हमें जानना चाहिए। राइट। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। वर्कशॉप से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप लिख सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, यानी वो रिकॉर्डिंग आप बाद में भी उसको रिफर कर सकते हो, आपकी स्टडी पर्पस के लिए बाद में काम में आएगा, रेफरेंस के लिए काम में आएगा। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लाइफ टाइम गाइडेंस है। और ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिसके लिए हमें इतना सारा सोचना पड़े। राइट। तो अगर हमें इमरजेंसी क्रिएट नहीं होनी देनी है, हमें हमारे प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करना है, तो उसके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। सो जिन लोगों को ने पेमेंट कर दिया है, तो वो लोग चैट बॉक्स में मेरा जो जीपे नंबर है उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और वो ग्रुप में मैं अभी उन लोगों को ऐड कर देता हूँ, जो लोग ने सीखना है, इच्छा है, वो लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वो ग्रुप ओपन है, वहां पे भी आपको जो भी क्वेरी है तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये ऑफर है। उसके बाद में ये रेगुलर चार्जेस 699 और 702 रहेगा। तो इंडिविजुअली बाद में अगर आपको करना है तो बाद में पे कर सकते हैं आपको, अगर कॉम्बो ऑफर नहीं चाहिए तो। ये कंसेशनल रेट में नहीं सीखना है तो आप बाद में ज्यादा पेमेंट दे करके सीख सकते हैं, नो इश्यू। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सपोर्ट। और जो इतना कीमती वक्त आपने दिया है, तो आप वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट कीजिए, जो सीखे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको उसका फायदा हो, और आप अपनी तकलीफ को जल्द से जल्द कम कर सके। यही शुभकामना के साथ में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन।